हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 9 के लिए वीडियो नंबर 12 लेकर के आए हैं। और इस वीडियो के अंदर एक तो अपन पढ़ने वाले हैं दर्पण सूत्र, और साथ में हम ये भी पढ़ेंगे भाई दर्पण सूत्र बना कैसे। दर्पण सूत्र की स्थापना भी इसी वीडियो के अंदर करेंगे। जो दर्पण सूत्र होता है उसको बनाना भी इसी वीडियो में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लो दर्पण सूत्र होता क्या है। दर्पण सूत्र, तो देखो दर्पण सूत्र किसे बोला जाता है। देखना, एक सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस सूत्र के अंदर f का मतलब है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। v है यहां पर प्रतिबिंब की दूरी, और u है यहां पर बिंब या वस्तु की दूरी। बिंब या वस्तु की दूरी। तो दर्पण सूत्र की परिभाषा हम कैसे लिखते हैं, देखो कि फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और बिंब या वस्तु की दूरी को, इनके बीच का जो संबंध है उसको एक समीकरण की सहायता से दिखाया जाता है। और उसी समीकरण को अपन क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, दर्पण सूत्र बोलते हैं। आपको यह ध्यान है कि कोई सा भी दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उसके मुख्य अक्ष के समांतर जो भी दूरी अपन नापते हैं उसके ध्रुव P से मापते हैं। तो इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच के संबंध को एक समीकरण की सहायता से दर्शाया जाता है। और उसी समीकरण को क्या बोला जाता है, दर्पण सूत्र बोला जाता है। तो यही दर्पण सूत्र है। इसके अंदर हमने गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी के बीच का जो संबंध है उसको एक समीकरण की सहायता से दिखाया है, और यही क्या है, दर्पण सूत्र है। तो यहां पर F तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है, V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और U क्या है, बिंब या वस्तु की दूरी है। तो दर्पण सूत्र कहेंगे किसको, तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी कोमा प्रतिबिंब की दूरी व फोकस दूरी के बीच के संबंध को एक समीकरण की सहायता से दर्शाया जाता है, जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं। जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं। तो ये हमारा दर्पण सूत्र है, उसकी परिभाषा हो गई कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच के संबंध को एक समीकरण की सहायता से दर्शाया जाता है, और उसी समीकरण को अपन क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र बोलते हैं। तो यही वो दर्पण सूत्र है। हालांकि इस दर्पण सूत्र का एक दूसरा रूप और भी है। इसका दूसरा रूप आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है दोनों को लिखने की। ठीक है ना भाई। अब एक काम करें, आप वीडियो को पॉज करके इस बात को आप नोट कर लें। उसके बाद में दर्पण की जो सूत्र, दर्पण सूत्र की जो स्थापना है वो कैसे होती है, कैसे उसमें प्रश्न बन सकते हैं, उसके ऊपर अपन विचार करेंगे। तो पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लो, उसके बाद में उन प्रश्नों के साथ मैं लौटता हूं आपके सामने। हाँ जी, देखो यहां पर कुछ प्रश्न मैंने लिखे हैं। अब ये प्रश्न तो अलग अलग हैं, लेकिन इन सबका उत्तर एक ही होगा। देखो प्रश्न को समझो। अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। व्युत्पन्न करने का मतलब होता है बनाना, यानी कि हमें अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र बनाना है। यहां देखो, अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना कीजिए। स्थापना करने का मतलब भी बनाना ही होता है, तो यहां पर भी अपने को दर्पण सूत्र ही बनाना है। या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता, अवतल दर्पण के लिए निम्न सूत्र स्थापना कीजिए या निम्न सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, तो ये सूत्र दे दे। या फिर इसी को आप को दूसरे तरीके से भी दिया जा सकता है भाई, या तो ये देगा या फिर एक ऐसे भी दे सकते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ऐसे भी इसको दिया जा सकता है। या फिर प्रश्न आ जाए दर्पण सूत्र की स्थापना कीजिए, तो आपको अवतल दर्पण के चित्र की सहायता से करना है। या प्रश्न आ जाए दर्पण सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, तो इसमें आपको क्या करना होगा, किरण आरेख खींच करके दर्पण जो सूत्र अपन ने अभी बनाया था, बताया था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, या फिर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये सूत्र हमें बनाना है। तो ये कैसे बना है सूत्र, इस सारी बात को अपन समझेंगे। तो आप ये प्रश्न है जो अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, लेकिन इन सब का उत्तर एक ही होगा। तो पहले आप प्रश्न तो नोट कर लें एक बार। ठीक है, आप नोट कर रहे हो, मैं इन सारी बातों को मिटा रहा हूं अब, तो आप वीडियो पॉज करके ही नोट कर लें ये बातें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो इसलिए इसको आप IMP लगा लेना। अब देखो यहां पर मैं एक अवतल दर्पण बना रहा हूं। ये बनाया मैंने अवतल दर्पण। अभी हमने जो सारे प्रश्न देखे थे उनका उत्तर एक ही है, तो वही उत्तर हम बना रहे हैं। और ये मैंने खींच दिया दर्पण की मुख्य अक्ष, तो ये हो गया P। यहां पर मान लीजिए F है और यहां पर C है, तो ये F हो गया और ये C हो गया। अब एक काम करते हैं, हम एक वस्तु को यहां पर रख देते हैं। ये एक वस्तु मैंने यहां पर रख दी। ठीक है, अब इसे प्रतिबिंब बनाने के लिए एक प्रकाश की किरण तो हम क्या करेंगे, इसके समांतर निकालेंगे। और ये समांतर जो प्रकाश की किरण है ये फोकस बिंदु F में से होकर के निकल जाएगी। ठीक है, दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो हम एक काम करते हैं, इस फोकस बिंदु F में से निकाल लेते हैं। तो ये जो प्रकाश की किरण है ये परावर्तित होने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों किरणें इस बिंदु पर आकर के कट रही है। भाई देखो, ये आपतित किरण है और ये भी आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण और ये भी परावर्तित किरणें, दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु पर कटी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो भाई ध्यान दो, ये जो वस्तु है इसको मैं नाम दे देता हूं A और B। ठीक है, इसी तरीके से आओ, ये वस्तु का प्रतिबिंब बना है, इसको मैं नाम दे देता हूं A' और B'। ठीक,
यहां पर जिस बिंदु पर यह प्रकाश की किरण आपतित हुई है इसको मान लीजिए अपन नाम दे देते हैं L और इसको हम नाम दे देते हैं M। ठीक है, अब देखो क्या क्या बातें हैं। और यह वस्तु है और ये दर्पण है, इन दोनों के बीच की दूरी को मान लेते हैं अपन U। वस्तु और जो दर्पण है उनके बीच की दूरी को अपन क्या मान लेते हैं, U मान लेते हैं साहब यहां पर। तो यहां से लेकर के यहां तक के बीच की जो दूरी है वो क्या है, U है। ठीक, ये प्रतिबिंब है यहां पर A डैश B डैश और ये दर्पण है। मान लेते हैं भाई इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है V। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, V है। और ये फोकस बिंदु है और ये ध्रुव है। तो अपन ऐसा मान लेते हैं भाई इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो हम मान लेते हैं स्मॉल f है। क्या है, स्मॉल f। तो ये फोकस दूरी होगी। तो पहले इस चित्र के बारे में अपन कुछ बातें लिख लेते हैं। तो देखो भाई इस चित्र के अंदर क्या क्या बात है। तो चित्र में एक वस्तु AB अवतल दर्पण के सामने U दूरी पर स्थित है। तो देखो चित्र में आपको दिख रहा है कि ये वस्तु है AB जो कि अवतल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर स्थित है, U दूरी पर स्थित है। हमने दूरी मान ली है भाई, दूरी कितनी है, U है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो इस वस्तु B से दो प्रकाश की किरणें चल रही है, BL और BM, जो परावर्तित होने के बाद में L B डैश और M B डैश दिशा के अंदर चली जाती है। तो यही बात मैं लिखता हूं आगे कि वस्तु से दो प्रकाश किरणें BL व BM दर्पण पर आपतित हो रही है, जो परावर्तन के बाद L B डैश, ये L B डैश व M B डैश दिशा में गमन करती है। ठीक है, आगे देखो दोनों परावर्तित किरणें बिंदु B डैश पर मिलती है। तो देखो दोनों परावर्तित किरणें बिंदु B डैश पर क्या हो रही है, मिलती है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। तो इसके कटने से यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया A डैश B डैश। यहां पर अपन लिख देते हैं प्रतिबिंब की दूरी V है तथा दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f है।
तो देखो ये प्रतिबिंब की जो दूरी है वो v है और दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या है, स्मॉल f है। तो सारी जो बातें लिखी गई है उस चित्र के आधार पर लिखी गई है। चित्र में AB एक वस्तु है जो कि अवतल दर्पण के सामने u दूरी पर स्थित है। तो देख लो AB वस्तु है, दर्पण से u दूरी पर स्थित है। इससे दो प्रकाश की किरणें चल रही है BL और BM। परावर्तित होने के बाद में ये L B' और M B' दिशा में चली जाती है। परावर्तित किरणें बिंदु B' पर कटती है तो इससे प्रतिबिंब बन जाता है A' B'। ठीक है, ये जो प्रतिबिंब बना इसकी दर्पण से दूरी v है और दर्पण की फोकस दूरी हमने स्मॉल f मान ली। तो ये बातें आप नोट कर ले पहले, फिर आगे अपन सूत्र स्थापना के लिए आगे कुछ काम करेंगे। ठीक है भाई, वीडियो पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा। अब इस चित्र के अंदर देख करके हमें दो प्रकार के समीकरण बनाने और उन दोनों समीकरणों को मिलाकर के अपन जो दर्पण सूत्र है वो बना देंगे। तो दो कैसे बनाएंगे वो चीजें आगे, तो अपन एक एक बात को समझते हुए चलते हैं। तो भाई देखो, चित्र के अंदर सबसे पहले दो त्रिभुजों पर मैं विचार कर रहा हूं। एक तो ये वाला त्रिभुज आपका, ये वाला त्रिभुज, और दूसरा ये वाला त्रिभुज है जो जस्ट इसके सामने स्थित है ये। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों को लेकर के बातचीत कर लेते हैं अपन। पहले त्रिभुज A B F व त्रिभुज, देखो यहां पर P F M ले ले, या फिर ऐसा कर लेते हैं M P F ले लेते हैं, M P F में ये दोनों त्रिभुज हमने उठाए सब। अब ध्यान देना भाई, दोनों त्रिभुजों के अंदर कौन कौन सी बातें हैं। तो पहली चीज देखो आप, ये वस्तु जो है मुख्य अक्ष के हमेशा लंबवत होती है। लंबवत होने का मतलब है 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो मतलब ये कोण जो है ये कितने डिग्री का है, हमारा 90 डिग्री का कोण है, ये समकोण है ये। ठीक है, अच्छा ये जो रेखा है, ये वाली रेखा, ये इस दर्पण के ध्रुव P पर आ रही है। ध्यान देना, यहां पर ये बिंदु C है और ये बिंदु P है। बिंदु C और P को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष होती है और मुख्य अक्ष खुद अपने आप में एक वक्रता त्रिज्या होती है। तो ये वक्रता त्रिज्या इस दर्पण की जो परिधि है उसके ऊपर आई है। तो हमेशा त्रिज्या जो है परिधि के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये कोण भी कौन सा कोण होगा, समकोण होगा। मतलब इन दोनों त्रिभुजों के अंदर ये कोण और ये कोण, दोनों कोण समकोण है, मतलब बराबर है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि कोण FAB बराबर है, कोण FAB बराबर है किसके, कोण FPM के। ये वाला कोण दोनों बराबर है। दूसरी चीज देखो, इस कोण और इस कोण को यदि अपन देखें तो ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब इन दोनों कोणों को भी हम क्या कह सकते हैं, बराबर कह सकते हैं। तो कोण AFB बराबर है कोण किसके, PFM के। तो ये दोनों कोण ऊपर वाले तो बराबर इसलिए हैं क्योंकि ये कैसे हैं, दोनों ही समकोण हैं। और ये नीचे वाले दोनों कोण बराबर है क्योंकि ये कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अब देखो कोई भी दो त्रिभुज होते हैं उसके अंदर दो कोणों के मान बराबर आ जाते हैं तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप त्रिभुज माने जाते हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि अतः
त्रिभुज ए बी एफ समरूप है त्रिभुज एम पी एफ के। ठीक है, और समरूप त्रिभुजों के अंदर क्या होता है कि संगत भुजाओं के अनुपात समान आते हैं। संगत भुजाओं के जो अनुपात है वो कैसे आते हैं? समान आते हैं। तो ध्यान देना भाई, यहां पर अब हम इन दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं उनको देखते हैं। तो देखो, ये वाली जो भुजा है इस भुजा के संगत है, ये भुजा इस भुजा के क्या है? संगत है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि ए एफ बटा पी एफ, ए एफ बटा पी एफ, ये ए एफ और ये पी एफ, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकालने के लिए हमने एक भुजा के अंदर दूसरी भुजा का भाग लगा दिया, तो यह अनुपात बराबर होगा किसके बराबर होगा? दूसरी जो संगत भुजाएं हैं उनके अनुपात के बराबर होगा। तो दूसरी संगत भुजाएं ले लेते हैं। तो जैसे मैं दूसरी जो संगत भुजा है वो ये ले लेता हूं, ये बी ए, ये इसके संगत हैं पी एम के। तो मैं लिख देता हूं कि हाँ ए बी लिख देते हैं। ए बी की जो संगत भुजा है वो क्या है? पी एम बराबर तीसरी संगत भुजा देखो भाई, ये वाली रह रही है, ये दोनों भी एक दूसरे की संगत भुजाएं हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बी एफ बटा एफ एम। तो ये सारी भुजाओं के जो अनुपात है, संगत भुजाओं के अनुपात है, वो कैसे हैं? बराबर है। ठीक है, अब ध्यान दो भाई, ए एफ कहां पर है? ये ए और ये एफ। ये ए एफ यदि मैं निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? ध्यान देना, ए एफ निकालना है मुझे, तो ये जो पूरा यू है इसके अंदर से यदि मैं एफ घटा लूं, भाई मुझे क्या चाहिए? ए एफ चाहिए। तो इस यहां से यहां तक तो u है और इसमें से ये एफ घटा ले तो हमें क्या मिल जाएगा? ये जो ए एफ है ये मिल जाएगा। भाई पूरा v है, u है, और इसमें से ये जो स्मॉल एफ वाली दूरी घटा लेंगे अपन, तो हमें क्या मिल जाएगा? ए एफ मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ए एफ किसके बराबर होगा? u माइनस एफ के बराबर। देखो दोबारा देखो, यहां से यहां तक u है और यहां से यहां तक f है, तो ये जो बची हुई दूरी है ये किसके बराबर होगी? u में से इस f को माइनस कर लेंगे, इसके बराबर होगी। तो u में से मैंने f को क्या कर लिया? माइनस कर लिया। pf, तो pf देखो, ये p है और ये f है, ये किसके बराबर है? स्मॉल f के बराबर है, फोकस दूरी के बराबर है। तो ये मैंने लिख दिया यहां पर। ठीक है भाई, तो भाई मैंने ये जो मान लिखा है वो किसके आधार पर लिखा है? इसके आधार पर लिखा है। लिखा तो इसके आधार पर है, लेकिन ये मान इसके बराबर भी है और यही मान इसके बराबर भी है। ठीक है, अब इसमें से अपन क्या करते हैं? केवल ये मान उठा लेते हैं आगे, ए बी बटा पी एम बराबर किसके है होगा? u माइनस एफ बटा एफ के बराबर होगा, क्योंकि इसी से मुझे आगे समीकरण बनाना है। देखो इसके अंदर क्या है कि ये वस्तु आ रही है, तो जिसमें वस्तु आ रही है या प्रतिबिंब आ रहा है, जब भी ये मान चलेंगे अपने तीन आएंगे, लेकिन तीन में से केवल उसका सिलेक्शन करना है जिसके अंदर अपने को वस्तु नजर आ रही है या फिर क्या नजर आ रहा है? प्रतिबिंब नजर आ रहा है, क्योंकि हमारा जो समीकरण बनेगा वो इसी के आधार पर बनेगा। ठीक है, तो आगे अपन देखें इसको, तो ऐसे लिखा जा सकता है भाई कि ए बी यहां पर वस्तु आ रही है इसलिए इसका सिलेक्शन किया मैंने, बटा पी एम बराबर u माइनस एफ बटा एफ। जरा आगे देखो, ये है हमारा पास में पीएम, और ये जो पीएम है, आप देखो इसको, ये लगभग बराबर है ए डेज बी डेज के, यानी कि जो प्रतिबिंब है वस्तु का उसके ये क्या है? लगभग बराबर है, क्योंकि ये तो क्या है कि थोड़ा गोलीय होता है, जबकि ये वस्तु प्रतिबिंब जो बना है वो तो बिल्कुल सीधा है, लेकिन ये लगभग इसके तो क्या है? बराबर है। तो अपन ये लिख सकते हैं कि चूंकि पीएम लगभग
बराबर है किसके हैं, ए डैश बी डैश के। तो अतः ये जो PM है इसकी जगह में ए डैश बी डैश लिख रहा हूं क्योंकि ये क्या है, इसके बराबर है। ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर U माइनस एफ बटा एफ। एक समीकरण हमने बना लिया भाई। मैंने आपको ये कहा था कि इस चित्र की सहायता से अपन दो समीकरण बनाएंगे और दोनों समीकरणों को फिर जोड़ करके दर्पण सूत्र की स्थापना करेंगे। तो पहला समीकरण बनाने के लिए हमने इन दोनों त्रिभुजों का क्या किया है, चयन किया है। तो इसके लिए पहले तो हमने इन दोनों त्रिभुजों को क्या साबित किया है, एक दूसरे के समरूप साबित किया है। तो इसके लिए हमने एक तो ये कोण लिया और एक ये कोण लिया, ये दोनों तो समकोण हैं और ये दोनों कोण जो थे ये शीर्षाभिमुख कोण थे, ये वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण थे। तो इस आधार पर हमने कहा भाई ये दोनों जो त्रिभुज है कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। तो ये दोनों संगत भुजाएं थी, ये दोनों संगत भुजाएं थी, ये दोनों संगत भुजाएं थी और इन सब का अनुपात कैसा होगा, एक समान होगा। तो हमने इसके आधार पर AF, ये AF है, ये निकालने के लिए हमने ये टोटल U था इसमें से ये F घटा लिया है, इसके आधार पर तो ये मान रख रखा है। और ये जो PF है, ये देखो ये PF फोकस दूरी F के बराबर है, तो इसके आधार पर हमने ये रखा है। तो हमने मान इसके आधार पर रखा है ये, लेकिन ये मान इसके बराबर भी है और ये मान इसके बराबर भी है। तो इसके अंदर हमें वस्तु नजर आ रही थी। मैंने आपको ये कहा था चयन उसका करना जिसके अंदर वस्तु नजर आ जाए या प्रतिबिंब नजर आ जाए। तो इसमें हमें वस्तु नजर आ रही थी इसलिए मैंने इसका चुनाव किया। यहाँ पर AB बटा PM बराबर क्या रखा, U माइनस एफ बटा एफ। बाकी चीजों को छोड़ दो, ऊपर ही जो मान था हमारा वो केवल इसके बराबर मैंने लिख दिया। हालांकि ये मान इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, लेकिन चयन हमने केवल इसका किया है। अब आगे हमने चित्र के आधार पर देखा भाई ये जो PM है लगभग किसके बराबर है, प्रतिबिंब के बराबर है। प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है A डैश B डैश उसके लगभग क्या है, ये बराबर है। इसलिए मैंने PM की जगह यहाँ पर A डैश B डैश रख दिया और एक समीकरण हमारे पास में बन करके आ गया। तो ये समीकरण आप यहां तक बना लीजिए, फिर दूसरे जो त्रिभुज है उसको लेकर के अपन बात करेंगे। तो वीडियो पॉज करके यहां तक की बातों को नोट करो। हाँ जी, किया आपने नोट। तो भाई देखो यहां पर जब मैंने अनुपात बनाया था तो ये जो बड़ा वाला त्रिभुज था ना इसकी भुजाएं ऊपर रख रखी है हर जगह। जैसे यहां पर AF ये बड़ा वाला त्रिभुज का है, ऐसे ये AB ये भी बड़े वाले त्रिभुज का है, ये BF तो ये B और ये F ये भी बड़े वाले त्रिभुज का है। तो जिसकी भुजाएं ऊपर चल रही है ना सभी की उसी की भुजाएं ऊपर तक चलनी चाहिए और जिसकी नीचे चल रही है सारी भुजाएं उसकी नीचे ही रहनी चाहिए। तो यहाँ पर बड़े वाले त्रिभुज की जो भुजाएं हैं मैंने ऊपर रखी है और छोटे वाले की नीचे रखी है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, नीचे समीकरण में लिख देता हूं, अभी आगे अपने काम आएगा। ये हमारे पास में जो समीकरण आया है वो आया है AB बटा A डैश B डैश बराबर U माइनस एफ बटा एफ। ये समीकरण 1 है जो आगे चल करके अपने काम आएगा। तो मैं इसको साइड में लिख लेता हूं। अब हम दूसरे त्रिभुजों को लेकर के बातचीत करने वाले हैं। तो दूसरे त्रिभुज कौन से पकड़ेंगे वो देखो। तो देखो अभी ये त्रिभुज अपन ने जो पकड़ा था इसमें वस्तु थी और इसके सामने का त्रिभुज लिया हमने। अभी यहां देखो आप, ये प्रतिबिंब वाला त्रिभुज है, ये आपका प्रतिबिंब है और ये त्रिभुज बना रहा है ये। ठीक है, ये प्रतिबिंब है और इसके सामने से ये त्रिभुज बना रहा है एक। अब इसके सामने का त्रिभुज ये है तो इसी को पकड़ते हैं, इस बार सामने वाले त्रिभुज को ही। इन दोनों त्रिभुजों को ही अपन क्या करेंगे, समरूप सिद्ध कर देंगे अभी। तो समरूप कैसे सिद्ध करोगे, देखो सबसे पहले ये आपका प्रतिबिंब है और ये प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से 90 डिग्री के कोण पर होता है। तो मतलब ये कोण कैसा है, समकोण है। ऐसे यहां देखो ये रेखा C से लेकर के P तक क्या है, वक्रता त्रिज्या है
और ये इस परिधि के साथ में इधर 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो इधर भी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का ही कोण बनाएगी। मतलब ये कोण और ये कोण इन दोनों त्रिभुजों के अंदर कैसे हैं, बराबर है। तो पहले तो आप ये लिख लो कि त्रिभुज कौन कौन से हैं, एल पी एफ व ये वाला एल पी एफ व त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ में दो कोण बराबर कर चुके अपन, तो कोण बी डैश ए डैश एफ ये वाला बी डैश ए डैश एफ बराबर है, कौन से के बराबर है मैं देखो, तो यहां पर मैं लिख देता हूं एल पी एफ के, कोण एल पी एफ, कोण एल पी एफ, कोण एल पी एफ ये ठीक है। तो ये दोनों कोण बराबर है क्योंकि ये दोनों ही कोण कैसे हैं, समकोण है। इसके बाद में आगे बढ़ो तो आप देखो इन दोनों त्रिभुजों में एक तो ये कोण और ये एक ये कोण, ये दोनों कोण भी शीर्षाभिमुख कोण है, मतलब ये दोनों कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखें देखो, कोण ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश बराबर है, किसके बराबर है, तो वापस चलो वहां पर, इस कोण के बराबर है, तो इसको नाम दे देते अपन पी एफ एल। ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर है, क्यों है, शीर्षा भी मुख कोण, कौन से कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो मतलब ये तो दोनों त्रिभुज अब कैसे हो चुके हैं, समरूप हो चुके हैं। तो अतः त्रिभुज एल पी एफ व त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ इसको समरूप कह देते हैं। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, समरूप हो गए दोनों त्रिभुज। और आपको पता है कि समरूप त्रिभुज है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो यहां पर इसकी संगत भुजाएं पकड़ते हैं अपन। तो देखो ये भुजा है पी एफ, इसकी संगत भुजा हो जाएगी ये ए डैश एफ, ए डैश एफ ठीक है। तो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा को पहले मैं लिख देता हूं पी एफ बटा ए डैश एफ, इनकी दोनों की संगत भुजाएं हैं, इसका अनुपात हमने निकाल लिया। तो ये बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, तो ऐसा करते हैं, इसको ले लेते हैं, एक तो ए डैश बी डैश आपका और दूसरा क्या है पी एफ है, यहां से यहां तक पी एफ। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, सॉरी, ए डैश बी डैश की संगत भुजा कौन सी है, ये वाली होगी एल पी, एल पी। तो मैं लिख देता हूं एल पी। भाई देखो क्या हुआ था कि ये जो पी एफ वाली भुजा है ये कौन सी है, ये वाली है, बड़े वाले त्रिभुज की है। तो ये भुजा भी अपन ऊपर ही लेंगे यहां पर, तो एल पी बटा ए डैश एफ, ये वाला, सॉरी क्या हो रहा है, ये ए डैश बी डैश के, ठीक है ना भाई। ये जो एल पी भुजा है इस ए डैश बी डैश की क्या है, संगत है। तो ऊपर इसको रख दिया, नीचे इसको रख दिया। इस वाले बड़े वाले त्रिभुज की भुजाओं को ऊपर रखते हुए चल रहे हैं और इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजाओं को नीचे रखते हुए चल रहे हैं। फिर आगे बढ़ो तो अब तीसरी भुजा बची हुई इसकी, एक तो ये बची हुई इसकी और इसकी ये बची हुई है। तो बड़ी वाली देखो एल एफ संगत किसके हैं, बी डैश एफ के। तो ये सारी भुजाओं के अनुपात हो गए, संगत भुजाओं के अनुपात हो गए और ये सब कैसे आने हैं, बराबर आने हैं। अब किसी एक के आधार पर इनका मान लिखते हैं अपन। तो देखो भाई पी एफ है, पी एफ कहां पर है, ये रहा पी एफ, और ये जो पी एफ है किसके बराबर है, एफ के बराबर है। तो यहां पर पी एफ की जगह तो मैं क्या रख सकता हूं, एफ रख सकता हूं, ठीक है। आगे चलो ए डैश एफ, ए डैश एफ कहां पर है, ये ए डैश एफ रहा। ये जो ए डैश एफ है ये कैसे निकालेंगे, तो देखो भाई ए डैश पी
ये टोटल मान किसके बराबर है, v के बराबर है। a डेज p तक ये टोटल मान किसके बराबर, v के बराबर। अब इसमें से यदि अपन ये दूरी माइनस कर ले f, तो क्या बचेगा af। भाई ये जो पूरा a डेज p है ये v के बराबर है और हमें क्या चाहिए a डेज f, तो मतलब हमें ये दूरी माइनस करनी है pf और ये pf किसके बराबर है, f के बराबर है। तो इस v में से हमें क्या माइनस करना है, f माइनस करना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं v माइनस f। ठीक है भाई, देखो क्या किया हमने कि हमें चाहिए ये वाली दूरी, केवल ये वाली दूरी चाहिए हमें। तो हमने क्या किया, ये दूरी है पूरी, इसमें से ये वाली दूरी घटा दी तो हमें ये दूरी मिल जाएगी। ठीक, तो ये दो दूरी हमने इसके आधार पर लिखी है, लेकिन ये सभी के बराबर होगी। अब ये दूरी लिखी तो हमने किसके आधार पर है, इसके आधार पर लिखी है ये मान, लेकिन ये बराबर इसके भी है। पी एफ बटा ए डेस एफ बराबर एफ v माइनस एफ लिखा जा सकता है। ऐसे ये भी लिखा जा सकता है एल पी बटा ए डेस बी डेस बराबर एफ v माइनस एफ। ऐसे ये भी लिखा जा सकता है एल एफ बटा बी डेस एफ बराबर एफ v माइनस एफ। तो ये मान तो इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, इसके बराबर है, लेकिन हम चयन किसका करेंगे, जिसमें हमें या तो प्रतिबिंब नजर आता हो या वस्तु या बिंब नजर आता हो। तो इसको देखो आप, इसमें आपको प्रतिबिंब नजर आ रहा है ए डेस बी डेस और कहीं पर भी वस्तु है ही नहीं, ए बी तो आपको दिख रही नहीं है इनमें, लेकिन प्रतिबिंब तो हमें नजर आ गया ना। क्या नजर आ गया, ए डेस बी डेस। तो हम केवल इसका चयन करके इसको नीचे उतारेंगे इसके बराबर में। तो एल पी बटा ए डेस बी डेस बराबर एफ v माइनस एफ। ये हो गया आपका, सॉरी इसको अभी आगे कन्वर्ट करेंगे थोड़ा सा। अब आगे देखो भाई, ये ए डेस बी डेस तो प्रतिबिंब आ गया, लेकिन ये इस एल एफ को देखते हैं, सॉरी एल पी को। ये एल पी वैसे तो क्या है, वक्रित है, लेकिन ये आपको नजर आएगा इस ए बी के लगभग बराबर। ये जो वस्तु है आपकी ए बी, इसके क्या है, लगभग ये बराबर है। तो ये सीधा होता तो इसके बराबर होता, ये थोड़ा वक्रित है इसलिए बराबर नहीं कह सकते हो, लेकिन लगभग बराबर तो कह सकते हैं। इस एल पी को हम ए बी के लगभग बराबर बोल सकते हैं। तो इस एल पी की जगह में क्या रख सकता हूं, ए बी रख सकता हूं। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि एल पी लगभग बराबर ए बी, अतः एलपी की जगह आप रखने वाले हैं ए बी बटा ए डेस बी डेस बराबर एफ वी माइनस एफ। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। इसको भी आप नोट कर ले वीडियो पॉज करके। तो दूसरा समीकरण भी आपके सामने आ गया है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए फटाफट से। ठीक, आप नोट कर रहे हो, समझ में आ रही है बात। तो हम एक दूसरा समीकरण बना चुके हैं इन दोनों त्रिभुजों के आधार। पहला समीकरण हमने इन दोनों त्रिभुजों के आधार पर बनाया था और दूसरा समीकरण हम इन दोनों त्रिभुजों के आधार पर बना चुके हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें मिल चुके हैं। अब देखो आप ध्यान दो यहां पर कि समीकरण 1 आपको बता रहा मान किसका, ए बी बटा ए डेस बी डेस का, और समीकरण 2 भी आपको किसका मान बता रहा है, ए बी बटा ए डेस बी डेस का। जब ये दोनों बराबर हैं तो इधर वाले पक्ष भी दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। भाई इधर वाले दोनों पक्ष बराबर हैं तो इधर वाले पक्ष भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो आगे हम यही करेंगे, इन समीकरण 1 और 2 से अपन क्या करेंगे, ये मान और ये मान इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रख देंगे। तो मैं लिख देता हूं भाई अब समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या बात है, समीकरण 1 हमें कहता है कि u माइनस एफ बटा एफ बराबर है किसके बराबर है, ये एफ v माइनस एफ के बराबर है। ये दोनों समीकरण मिलकर के हमें ये बात कहना चाहते हैं, क्योंकि ये भी
ए बी बटा ए डेस बी डेस का है मान, और ये भी किसका मान है, ए बी बटा ए डेस बी डेस का मान है। तो ये और ये पक्ष दोनों भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो आपने नोट तो कर ही लिया है, उस चित्र की आवश्यकता अब हमें नहीं पड़ेगी, पड़ेगी। हाँ, तो भाई देखो आगे, अब ये समीकरण है हमारे पास में। तो इसमें एफ है, इसको उधर ले जाता हूं मैं, और u माइनस एफ और v माइनस एफ इसको इधर ले लेता हूं मैं। तो u माइनस एफ v माइनस एफ बराबर एफ स्क्वायर। भाई ये एफ इधर चला गया, ये v माइनस एफ इधर आ गया, वज्र गुणा कर लिया, कैंची गुणा कर लिया, ये इधर गया, ये इधर गया। ठीक है, ये मान आया हमारे पास में। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं पहले। तो पहले मैं इस v को इस u से गुणा कर लेता हूं, तो हमारे पास में आ जाएगा uv। ठीक है, इसके बाद में इस v को इस माइनस एफ से गुणा कर लेते हैं अपन, तो माइनस हमारे पास में आ जाएगा वी एफ माइनस के वी एफ। अब ये माइनस का एफ है, इसको u से गुणा करें तो क्या आ जाएगा, माइनस का यू एफ। अब ये माइनस का एफ है, इसको माइनस के एफ से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का एफ स्क्वायर। माइनस का एफ है, माइनस के एफ से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का स्क्वायर। देखो दोबारा देखो, मैंने u को v से गुणा किया, पहले ये v है, इसको u से गुणा किया तो uv आ गया। फिर इस v को माइनस एफ से गुणा किया तो माइनस वी एफ आ गया। ठीक है, अब माइनस का एफ है, इसको u से गुणा किया तो माइनस यू एफ आ गया। अब माइनस का एफ है, इसको माइनस के एफ से गुणा किया तो क्या आ गया, प्लस का एफ स्क्वायर आ गया। बराबर हमारे पास में है एफ स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यू वी माइनस वी एफ माइनस यू एफ प्लस एफ स्क्वायर, ये एफ स्क्वायर इसको भी इधर ही ले आते हैं, तो ये माइनस का एफ स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो देखो प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का एफ स्क्वायर माइनस, ये दोनों एक दूसरे से मर जाएंगे। अब क्या बचा आपके पास में, तो आपके पास में बच रहा है अब uv माइनस बराबर 0। अब एक काम करता हूं मैं, ये uv है, इसको इधर ले लेता हूं, इधर प्लस में है तो इधर आकर के किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस के माइनस यू एफ, ये प्लस का है, उसको बराबर के उधर ले लेते हैं तो माइनस का uv हो गया ये। अब यहां पर एक काम करना है हमें, क्या काम करना है कि समीकरण के दोनों पक्षों में u v एफ का भाग लगाने पर यहां पर हमें क्या करना है, दोनों पक्षों के अंदर हम u v एफ का क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। या आपने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा, इसको अब मैं मिटा रहा हूं। ठीक है ना, वो समीकरण यहां तक ही अपने काम का था, इसको भी मैं मिटा रहा हूं। चलो तो आगे बढ़ो। तो भाई इसके अंदर अपने को u v एफ का भाग लगाना है, तो माइनस u v एफ बटा u v एफ माइनस, देखो क्या है, u एफ बटा u v एफ बराबर माइनस u v है, और इसके अंदर भी हमें भाग लगाना है u v एफ। भाई देखो ये सोल्व करने के लिए किया है हमने, आगे इसमें सब में दोनों पक्षों में u v एफ का क्या कर दिया, हमने भाग लगा दिया। अब देखो यहां पर v एफ से v एफ खत्म, यहां u एफ है तो u से u खत्म और f से f खत्म। ऐसे ही आगे देखो uv है तो ये uv है और ये uv से खत्म। तो आपके पास में क्या बच रहा है, अब देखो माइनस 1 बटा u बचा, यहां पर तो माइनस
एक बटा वी बचा यहाँ पर, बराबर आ रहा भाई माइनस के एक बटा एफ, माइनस के एक बटा एफ। ठीक है, अब इस समीकरण को आगे आप कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो ये दोनों ही किसके हैं, माइनस के हैं, और इधर ये किसका है, माइनस का है। तो इसमें एक काम करता हूं, मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूं, तो ये माइनस आया, बराबर के माइनस के एक बटा एफ। भाई देखो, जब आप माइनस कॉमन ले रहे हो ना, तो इस माइनस का भाग इस माइनस में लगाओगे आप, तो ये प्लस में आ गया। ऐसे ही इस माइनस का भाग इस माइनस में लगाया तो ये भी प्लस में आ गया, और इधर का ये माइनस में है। इन दोनों में हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों पक्षों में माइनस आ गया इसलिए। तो आपके पास में सूत्र आ रहा है अब एक बटा यू प्लस एक बटा वी बराबर एक बटा एफ। और ये भी दर्पण सूत्र ही है, दर्पण का सूत्र का एक रूप है ये, लेकिन इसमें आप कार्तीय चिन्ह परिपाटी लगाएं तो ऐसे कैलकुलेशन आपको दोबारा करनी होगी। मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप वीडियो पॉज करके नोट करो। तो वैसे यहां तक अपन कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन इसमें क्या है कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो अपन पढ़ करके आए हैं उसके अंदर भी इन संकेतों को दिखाते हैं, तब भी वापस घूम फिर करके सूत्र हमारे पास में यही आता है। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी कैसे लगाएंगे इस सूत्र के ऊपर, वो देखते हैं अपन। मिटा रहा हूं मैं ना, तो देखो भाई, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, तो देखो सबसे पहले यू को देखो। आप कार्तीय चिन्ह परिपाटी ये कहती है कि इस मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के बाईं ओर की जितनी भी दूरियां हैं वो सब ऋणात्मक ली जाती है, और आपका यू जो है वो दर्पण के बाईं ओर है। दायां हाथ तो ये है मेरा, तो इधर दायां हाथ ये है, ये तो किस ओर है, बाईं ओर है। तो बाईं ओर की दूरी माइनस में ली जाती है, यानी कि आपका ये जो यू है ये किस में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। तो मैं इसको माइनस में रख लेता हूं, कार्तीय चिन्ह परिपाटी लगा रहा हूं इसलिए। तो एक बटा माइनस के यू, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो यहां पर प्लस का निशान है, ये प्लस का निशान मैंने लगा दिया। अब वी को भी देखो आप, तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार वी भी किस ओर है, बाईं ओर है। तो बाईं ओर है इसलिए किस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं माइनस के वी बराबर, इसके बाद में एक बटा एफ है। तो ये एफ जो है ये भी किस ओर है, बाईं ओर है। तो ये भी किस में आना चाहिए था, माइनस में आना चाहिए था। तो मैं लिख देता हूं ये। अब इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो आपके पास में वही चीज आएगी, एक बटा माइनस के एक बटा यू माइनस एक बटा वी बराबर माइनस एक बटा एफ। कौन सा समीकरण है आपके पास में, जरा ध्यान दो। ये जो आपके पास में इस समय समीकरण है यही हमारे पास में यहां पर भी था। तो वो सूत्र मैंने यहां रखा, वो भी सही है, लेकिन हम आगे इसको दोबारा करना चाहें, बढ़ाना चाहें, तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार पहले चिन्ह लगा ले एक बार, फिर उसको दोबारा सोल्व कर लें। तो सूत्र वही कन्वर्ट होकर के वही आना है, तरीका यही रहेगा अपना। तो मैं इसको आपको दोबारा सोल्व करके बता देता हूं। कार्तीय चिन्ह परिपाटी लगाने के बाद में भी सूत्र यही बनना है। तो वही हम यहां पर माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लिया मैंने, माइनस का इसमें भाग लगाया अब, तो एक बटा यू आ जाएगा। फिर माइनस का इसमें भाग लगाया तो ये प्लस का हो जाएगा, एक बटा वी बराबर माइनस के एक बटा एफ। अब माइनस से माइनस आप हटा देंगे, क्या बचेगा, एक बटा यू
प्लस 1/v बराबर 1/f। तो ये दर्पण सूत्र का एक रूप है। ये क्या है? दर्पण सूत्र का एक रूप है। इसी सूत्र को हम दूसरे तरीके से, अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं और भी। देखो भाई, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता था, ये 1/v है, इसको इधर ले लूं तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। एक ही बात है, ये लिखो चाहे ये लिखो, ये भी दर्पण सूत्र ही है, ठीक है। इसके अलावा इसी सूत्र को दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है। तो देखो क्या करना है, ये पक्ष इधर कर दूं, ये इधर वाला इधर कर दूं, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये भी दर्पण सूत्र है। तो प्रश्न में हमें जिस रूप में पूछा गया है, जो रूप हमें व्युत्पन्न करने के लिए बोला गया है, उस रूप में आप दर्पण सूत्र दो उसको। ये 3 रूप है, अलग अलग तरीके से जिस भी रूप में आप देना चाहें दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम दर्पण सूत्र बना सकते हैं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f तो यहाँ पर क्या है? दर्पण की फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और u क्या है? वस्तु या बिंब की दूरी है। तो यही वो समीकरण है जो कि बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच में संबंध बता रहा है, और इसी समीकरण को अपन क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन इसको सूत्र स्थापना करनी हमें एक ही तरीके से है। इस वीडियो में कोई बात समझ में नहीं आई आपके, तो उसको आप वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख लेना, सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये बातें हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो आवर्धन और आवर्धनता है वो पढ़ेंगे, और साथ में दर्पण के लिए जो आवर्धनता होती है उसकी सूत्र स्थापना भी करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।